चलो ठीक. So let me very quickly rephrase. So in order to run a simple PHP program, सबसे पहले you would require to download something called XAMPP. ठीक है. XAMPP के बारे में हमने एक दो बातें पहले भी डिस्कस की हुई हैं. XAMPP is simply a software. टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर है. नाउ जब तक ये रिस्टार्ट हो, इन ऑर्डर टू यूज PHP, मैंने पहले कहा था वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड XAMPP सॉफ्टवेयर. XAMPP के अलावा WAMP भी है और एक और दो भी आए, इंडिविजुअली भी आप काम कर सकते हो. प्राइमरीली व्हाट वी रिक्वायर इज XAMPP, और यूजुअली हम 90% XAMPP को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. XAMPP सॉफ्टवेयर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब आप PHP पे काम करते हो तो आपको चार चीजें रिक्वायर्ड है. पहली चीज, आपको PHP के SDK चाहिए. ठीक, जैसे जावा के लिए JDK चाहिए होता है, पाइथन के लिए पाइथन के SDK चाहिए. एवरी लैंग्वेज रिक्वायर इट्स सेट ऑफ लाइब्रेरीज, उसके कोड, सो यू कैन हैव इट. फॉर PHP you need PHP, then PHP also works very closely with MySQL. ठीक, PHP का मैक्सिमम बेनिफिट हम तभी ले सकते हैं जब उसमें हमने MySQL इन्वॉल्व की हुई हो, डेटाबेस इन्वॉल्व की हुई हो. MySQL इज ए डेटाबेस सिमिलर टू Oracle. अभी आप लोग Oracle पढ़ के बैठे हो. ठीक, तो Oracle और MySQL में टेक्निकली देयर इज अ मेजर डिफरेंस. Oracle मोर एंटरप्राइज कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन MySQL इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस सिस्टम्स जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए आजकल 90% तक इस्तेमाल हो रही होती है. अगर Oracle आप लोगों ने पढ़ी हुई है सही तर्ज पे, तो यू शुड नॉट हैव अ डिफिकल्टी इन MySQL एट ऑल. उसमें भी वही सेलेक्ट क्यूरी, वही इंसर्ट क्यूरी, वही अपडेट क्यूरी, वही डिलीट क्यूरी, वही स्ट्रक्चर ऑफ क्यूरीज है. मैं कुछ का एग्जांपल्स अभी करवाऊंगा. सो यू विल बी अवेयर के व्हाट बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डू. So in order to develop an application, you need PHP, you need MySQL data. Then in order to run the PHP source code, because it's a server-side language, it requires a server. Because it is based on client-server architecture, एक client होगा, वो server पे request भेजेगा, server उस request को process करेगा. इसके लिए मुझे server चाहिए, तो उस server के लिए हमें PHP के लिए एक server भी दरकार है. Typically Apache server हम इस्तेमाल करते हैं. और फिर we require a server machine as well. सर्वर मशीन क्या करेगी कि आपके एक सिस्टम होगा जिसपे मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी और उसको प्रोसेस कर पाएगा. बाय डिफॉल्ट ये डेस्कटॉप है, ये लैपटॉप है, तो ये सिंगल यूजर पीसी कहलाते हैं. एक यूजर एक वक्त में इस्तेमाल कर रहा होता है. बाय सर्वर मशीन वी मीन एक ऐसा कंप्यूटर जहां पे बहुत सारे यूजर्स अपनी रिक्वेस्ट भेजें, वो उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे और एक एक को फिर उसी जगह पे रिस्पॉन्ड करे. समझ में? इन सिंपल डेफिनेशन, सिंपल है. समझो कि यार एक लैपटॉप है, वो मेरे लिए बनाया, मैं अकेला यूज कर रहा हूं, खत्म कहानी. लेकिन जब मैं बात सर्वर कर रहा हूं तो सर्वर का बेसिक मकसद ही है कि वो एक बंदे के लिए नहीं है. टिपिकली सर्वर्स के ऊपर कंप्यूटर, वो स्क्रीन नहीं लगी हुई होती, वो सिंपल कंप्यूटर होते हैं, वो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, वो कॉन्फ़िगर उनको किया जाता है. देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट मल्टीपल यूजर्स विल कनेक्ट विद दोज सर्वर्स, दे विल सेंड देयर रिक्वेस्ट, सर्वर विल प्रोसेस एंड देन जनरेट अ रिस्पॉन्स. सर्वर विल कनेक्ट, प्रोसेस अ रिक्वेस्ट एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स. तो हम जब google.com लिखते हैं, हम गूगल के सर्वर पे डेटा भेज रहे होते हैं, वहां का सर्वर डेटा प्रोसेस करता है, हमें रिस्पॉन्ड करता है. जब हम facebook.com लिखते हैं तो फेसबुक के सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जाती हैं. तो सर्वर्स टिपिकली अ मशीन, बट रिमेंबर फेसबुक के ऊपर साइमल्टेनियसली बिलियंस ऑफ यूजर्स ऑनलाइन बैठे. तो एक ऐसा सर्वर मशीन का मतलब जहां पे लाखों लोग, लाखों भी नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल कंटिन्यूअसली लॉग इन किए हुए हैं, वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर प्रोसेस कर रहा है, उसी बंदे को उसका डेटा दे रहा है. तो ये सर्वर का काम होता है. अब हमें PHP में MySQL, अपाची सर्वर सॉफ्टवेयर और सर्वर मशीन भी चाहिए. तो मशीन कहां से आएगी? ठीक, इसीलिए फिर हजरत अंग्रेज ने हमारे लिए XAMPP बना दिया. उसने कहा भाई तुसी टेंशन ना लो, जब हमने PHP बनाई, ये रिक्वायरमेंट्स रखी, तो सोल्यूशन भी हम देते हैं. तो हजरत अंग्रेज ने कहा कि यार एक काम ये करो, बाकी सब चीजें छोड़ो, XAMPP इंस्टॉल करो. XAMPP के अंदर बाय डिफॉल्ट PHP भी है, MySQL भी है, अपाची सर्वर भी है, और साथ में साथ आपके लैपटॉप को ऑटोमेटिकली एक सर्वर मशीन में कॉन्फ़िगर करने की सलाहियत भी है. तो वंस आई इंस्टॉल्ड एंड रन इट, नाउ माय लैपटॉप इज बिहेविंग लाइक अ सर्वर मशीन. नाउ आई कैन कॉन्फ़िगर मल्टीपल पीसीज टू कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर मशीन ऑन एन IP, और यहां पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं. वी कैन डू दैट. हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, कुछ भी और अब करने की जरूरत नहीं. सर्वर, मेरा लैपटॉप बन चुका है, नाउ इट्स अ सर्वर, इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल रिक्वेस्ट. अब मैं सिर्फ 5-6 और पीसी रखूंगा, उनको IP देनी होगी कि मेरे सिस्टम की IP के साथ कनेक्ट करें बस. तो वो वहां से रिक्वेस्ट भेजेंगे मेरे IP के साथ, तो मेरे IP पे आएगी. फॉर एग्जांपल जब मैं facebook.com लिखता हूं तो दरअसल मैं फेसबुक के सर्वर की IP दे रहा हूं कि यार ये रिक्वेस्ट भाईजान फेसबुक के सर्वर पे लेके जानी है. जब हम www.google.com लिखते हैं तो वी आर बेसिकली सेंडिंग अ रिक्वेस्ट ऑन गूगल सर्वर. तो इसी तरह मुझे अगर कोई यूजर बैठा होगा
तो अपने पीसी पे कनेक्ट करने के लिए मुझे उसको बोलना पड़ेगा मेरे पीसी की आईपी उठाओ, मेरे पीसी का सर्वर नेम उठाओ, यहां पे रिक्वेस्ट भेजो, सिंपल एज दैट। तो ये अभी सर्वर हमारा बन चुका। ठीक, ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये कि दिस आर वेरी स्मॉल एंड लोकल पर्सनल यूजर सिस्टम्स, दे आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट्स, इसीलिए हमें सर्वर मशीन्स की जरूरत पड़ती है, ऐसी मशीन्स जो लाखों यूजर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। यहां पे अगर मैं सिर्फ इसी रूम में इसको एनेबल करूं, आईपी पब्लिक करूं, आप अपने मोबाइल से इसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप हो भी जाओ, प्रॉब्लम ये होगा कि सिस्टम फिर हैंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है, ना इतनी रैम है कि हर यूजर को एक डेडिकेटेड रैम के तहत प्रोसेस कर सके, ना इसका प्रोसेसर इतना फास्ट होगा कि ऐसे रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सके। तो ये सिस्टम साडा बैठ जाएगा, किसी की रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है, इसीलिए लाखों रुपए के सर्वर मशीन्स खरीदी जाती हैं। ठीक है, सो नाउ वंस यू इंस्टॉल इट, प्रॉब्लम ये कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम सीखने के लिए मैं खुद ही काम करूंगा तो एक आधी रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम उमूमन आता भी नहीं है। वंस माय एप्लीकेशन इज डन, देन आई विल परचेज एन ऑनलाइन सर्वर और वहां पे इसको डिप्लॉय करूंगा, ताकि ऑनलाइन सर्वर पे फिर हजारों लोग अपनी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे भेजें, वेबसाइट हमारी एक्सेस कर सकें। तो इसीलिए हम जैम्प का सहारा लेते हैं अपने लोकल मशीन पे काम करने के लिए। जब जैम्प हम करते हैं तो जैम्प के अंदर आपका PHP, MySQL, आपका अपाची सर्वर और आपका विंड सिस्टम को एज अ सर्वर मशीन में तब्दील करने की सलाहियत आ जाती है। रिमेंबर, फॉर PHP वी रिक्वायर अपाची सर्वर, जैम्प नहीं। आई कैन आस्क यू एन एग्जाम दैट व्हाट इज द सर्वर दैट इज रिक्वायर्ड बाय PHP फॉर एग्जांपल, और विच सर्वर इज यूज्ड बाय PHP, तो PHP इज यूजिंग अपाची सर्वर। जैम्प एक सॉफ्टवेयर है जो ये सब चीजें मिला के कॉन्फ़िगर करके सारा पैकेज बना के देता है कि भाई तुसी टेंशन ना लो, सिर्फ इंस्टॉल करो और जी बिस्मिल्लाह। फिर इसको चलाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम इनटू योर सी ड्राइव। सी ड्राइव में जब आएंगे तो एक फोल्डर होगा उसमें जैम्प कंट्रोल का, खुल जा सिम, ठीक, जैम्प कंट्रोल का। बाय डिफॉल्ट इट इज इंस्टॉल्ड इन सी ड्राइव, यू कैन इंस्टॉल इट इन एनी अदर ड्राइव एज वेल। तो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में, आप कहीं और भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब इंस्टॉल करोगे तो जैम्प फोल्डर के अंदर आओगे, आपको जैम्प कंट्रोल विंडो मिलेगा, डबल क्लिक ऑन इट। अच्छा, यहां पे एक और ट्रिक मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे इश्यूज आते हैं, लेकिन कभी कभी जैम्प बड़ा तंग करता है, कभी कभी। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस पर राइट क्लिक करो, फर्स्ट टाइम जैसे फ्रेश इंस्टॉल किया ना, इसकी चले जाएं आप प्रॉपर्टीज में। ठीक, राइट क्लिक करके एंड में आ जाएगा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे चलेगा। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई, यहां पे आ जाए कंपैटिबिलिटी के ऊपर। वंस यू आर एट द कंपैटिबिलिटी, गो बिलो, और कंपैटिबिलिटी में एक ऑप्शन है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक, बिकॉज जैम्प इज अ सर्वर मशीन, it requires the server machine settings and access to some of your Windows files and folders. अगर आप इसको नॉर्मल मोड में चलाओगे तो कहीं कहीं विंडोज क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है कि यार आप ये सर्वर वाली हरकत मेरे साथ नहीं करो। ठीक, विंडोज की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आता है तो फिर अगर जैम्प को कुछ फाइल्स चाहिए, कुछ एक्सेस चाहिए और विंडोज ने रोक दिया तो जैम्प क्रैश हो जाता है, अपाची क्रैश हो जाता है और क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स। तो फिर हमारे पास आता है कि सर जैम्प नहीं चल रहा, जैम्प नहीं चल रहा। तो उसका सिंपल सा हल ये कि इंस्टॉल करने के बाद एक छोटी सी ट्रिक है, राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएं, प्रॉपर्टीज में आएंगे तो एक टैब होता है कंपैटिबिलिटी का, यहां पे आने के बाद वी टर्न इट ऑन इनटू द रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट दिस बेसिकली मींस, नाउ इफ यू क्लिक ओके, तो वो बेसिकली क्या करेगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो आपके इसको जब भी आप चलाओगे एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चलेगा। जब एडमिनिस्ट्रेटर मोड में चलेगा तो इसको एक्चुअली एक्सेस और राइट्स मिल जाते हैं, तो आराम से फिर सॉफ्टवेयर आपका चलेगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बिकॉज विंडोज 10 हैज अ सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस, मोर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस, तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, वंस यू डू दैट, सेकंड एक प्रॉब्लम जैम्प चलाने में यह आता है दैट कहां गया मेरा जैम्प, खुल जा भाई, किधर गया। ठीक, वन अदर प्रॉब्लम यू नीड टू रिमेंबर इज दैट जैम्प रन्स ऑन पोर्ट 8080। Okay, if you are already running some software that is using that same port 8080, then it might create a problem. ठीक है, जैम्प एक पोर्ट क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, पढ़ा है? क्या होता है? हाँ, एग्जैक्टली, whenever we install in particular application, तो हर सिस्टम की एक एप्लीकेशन समझो उसका नंबर होता है। इन अदर वर्ड्स, मैंने अभी सिस्टम को सर्वर बनाया, तो जब हमने इसको सर्वर बना दिया तो इस सर्वर की एक आईपी एड्रेस है, अल्लाह अकबर, खुल जा। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिस्टम में एक सर्वर बनाया,
एवरी सर्वर इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक, फिर उसके अंदर मैं जब अब मैंने facebook.com रिक्वेस्ट भेजी, तो फेसबुक के साथ जब यूआरएल पे हम फेसबुक लिख के भेजते हैं तो उसके साथ क्या जाता है, उसका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के साथ एक और चीज आती है पोर्ट नंबर के, ये किस सॉफ्टवेयर से भी रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, कि कौन से यूजर और उस यूजर के पीसी के कौन से सॉफ्टवेयर ने रिक्वेस्ट भेजी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का अलग, फायरफॉक्स का अलग, गूगल का अलग। यही वजह है कि जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे facebook.com लिखते हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पेज के ऊपर ही facebook.com खुलता है, किसी दूसरे ब्राउजर पे नहीं आता, बिकॉज जिस पेज से जाता है तो उसका पोर्ट नंबर भी साथ जाता है। अक्सर औकात ज़ैम्प प्रॉब्लम ये कर देता है कि इफ यू हैव अनदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड विद इन योर सिस्टम लाइक स्काइप, मोस्ट कॉमन एक इशू आता है, और स्काइप विंडोज 10 के साथ एक बेसिक वर्जन बाय डिफॉल्ट होता है, समटाइम्स डिसेबल्ड होता है, समटाइम्स इनेबल्ड होता है, अक्सर लोग यूज करते हैं, जस्ट लाइक जूम। स्काइप यूजेस पोर्ट 8080 एज वेल। तो अगर आप स्काइप यूजर हो और आपने ज़ैम्प भी किया हुआ है तो दो पोर्ट्स की कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि अब दो सॉफ्टवेयर एक ही पोर्ट पे रन कर रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम आता है, फिर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक्चुअली चले जाते हैं, कॉन्फ़िग में जाके पोर्ट चेंज करते हैं। उम्मीद है कि ऐसे फिलहाल आपको नौबत नहीं आएगी, बट जस्ट टू बी अवेयर ऑफ ये दो प्रॉब्लम आते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में और दूसरा इसका पोर्ट नंबर कभी कभी हमें चेंज करना पड़ जाता है ज़ैम्प का। वंस यू कम हियर देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन स्टार्ट। अभी देखो स्टॉप लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी सर्वर रनिंग में है, ठीक, यहां पे भी स्टॉप लिखा हुआ है, इसको स्टार्ट करना होता है। तो हमने बाय डिफॉल्ट अपाची और MySQL ये दो सर्वर्स हैं, उनको स्टार्ट करना होता है, अपाची फॉर PHP एंड MySQL फॉर MySQL। तो ये दो सिस्टम्स हमने इनेबल कर दिए। अब आपके पास PHP भी रनिंग मोड में आ गया, MySQL भी रनिंग मोड में आ गया। ठीक, नाउ ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन टू योर ब्राउजर, और अपने ब्राउजर पे जाने के बाद हम इसको लिखेंगे यहां पे लोकल होस्ट। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लोकल होस्ट, ओके, दिस इज द URL दैट वी यूज, लोकल होस्ट। जैसे facebook.com डोमेन नेम है, नाम है डोमेन का, उसके बैकएंड पे आईपी एड्रेस है, लेकिन नाम इसीलिए याद करना आसान है। तो क्योंकि अब मैंने सर्वर अपनी मशीन पे इंस्टॉल किया है, तो मेरे सर्वर का नाम क्या होगा, मैं कैसे उसको एक्सेस करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट। एवरी यूजर के लिए इस टाइम जब आप इंस्टॉल करोगे बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट मिलेगा आपको। सो ऑल यू नीड टू डू इज ब्राउजर पे आके आपने लिखना है लोकल होस्ट, तो आपको ब्राउजर का इसका पाथ खुल जाएगा। ये डिफॉल्ट पेज अपाची सर्वर का आ गया, ये पेज आ गया मतलब आपका सर्वर भी रन कर रहा है और आपने URL लोकल होस्ट लिखी, ऑटोमेटिकली सर्वर पे डिफाइंड हो गया। इसके अलावा हम एक और पेज लिखते हैं, URL लिखते हैं 127.0.0.1, ठीक, दिस इज अनदर URL दैट वी यूज, और इन अदर वर्ड्स आईपी एड्रेस, सॉरी, ठीक, ये एक और आईपी एड्रेस 127.0.0.1। एक्चुअल में ये वो आईपी एड्रेस है, लोकल होस्ट उसके साथ मैप की हुई है, ठीक है। तो जैसे facebook.com में पीछे एक्चुअल में आईपी एड्रेस होती है, सामने फेसबुक मैप किया होता है। आईपी याद करना मुश्किल है, इसीलिए नाम रखे जाते हैं, इसको हम कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक है DNS, डोमेन नेम, एग्जैक्टली। तो हम डोमेन नेम कहते हैं, और DNS जो डोमेन नेम सर्वर है वो एक अलग सर्वर है जो इनको मैप करता है कि नाम को आईपी एड्रेस के साथ, ठीक। आई थिंक नेटवर्क में इस थोड़ा पड़ा हुआ होगा। तो लोकल होस्ट के अंदर या तो आप लोकल होस्ट लिखो या 127.0.0.1, दिस इज द लोकल होस्ट आईपी एड्रेस। दोनों की सूरत में आपके पास जवाब एक ही आएगा, ठीक है। अगर आपने 127 लिखा हुआ है तो ब्राउजर पे 127 ही रहेगा, अगर आपने उसको जो दूसरी लोकल होस्ट लिखा होगा तो नाउ आपके ब्राउजर पे जो है वो लोकल होस्ट आ रहा होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। वंस वी आर हियर, अब इसका मतलब मेरा सर्वर चल रहा है। नाउ वी गो बैक इनटू आवर PHP, और मेरा PHP कोड आ गया इधर, ठीक है। इस कोड को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, लेट मी री एक्सप्लेन वेरी क्विकली। PHP का भी कोड जो बेसिकली है उसको लिखने के लिए हमें क्वेश्चन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP और फिर PHP का कोड और ब्लॉक क्लोज। जस्ट लाइक HTML के लिए हम टैग स्टार्ट करते हैं, इसके लिए भी टैग स्टार्ट किया क्वेश्चन मार्क PHP, यहां पे क्लोजिंग सिंबल नहीं आता। क्लोज करने के लिए कोड पूरा लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट। ये टिपिकल PHP के कोड लिखने का तर्ज है। अब PHP की बेसिक लॉजिक ये दैट इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेबसाइट्स। PHP की बेसिक लॉजिक ये कि ये डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डायनामिक वेबसाइट्स का मतलब ये वो वेबसाइट्स जो हर यूजर के लिए अलग अलग हो, वो वेबसाइट्स जो हर यूजर के लिए इंडिविजुअली अलग अलग क्रिएट हो। तो अब यहां पे हमने क्या किया, PHP लिखा, इको लिखा। इको इज जस्ट लाइक system.out.println इन जावा।
जावा के अंदर हम सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन लिखते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए, सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते हैं, पाइथन में हम प्रिंट लिखते हैं। ठीक, तो ये पीएचपी के अंदर हम टिपिकली इको का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो वेब पेज है वहां पे आउटपुट हमारे पास प्रिंट हो जाए। साथ ही साथ हमने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अब कंटेंट लिखते हैं। मैं इसके अंदर HTML भी लिख सकता हूं, मैं इसके अंदर सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकता हूं। यही मजे की बात, ब्राउजर पे जब जाएगा तो वो कोड HTML लिखा होगा तो HTML फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमने कहा अब डायनामिक कंटेंट का क्या मतलब हुआ, मींस पैराग्राफ टैग दिया। मैंने पैराग्राफ टैग दिया, पैराग्राफ के अंदर मैंने PHP कोड लोड करा दिया। पैराग्राफ टैग दिया, पैराग्राफ के अंदर हमने PHP कोड लोड लिखा। सो दिस मींस कि नाउ विद इन दिस पैराग्राफ जो कंटेंट आएगा वो मेरा डायनामिक सर्वर से आएगा। इस वक्त मैंने सिंपल स्ट्रिंग लिखी है, आगे चल के हम इसको सर्वर से डेटाबेस में से रीड करा के करेंगे। नाउ दिस मींस कि एवरी टाइम माय पेज लोड, बाकी सारा HTML है, मखसूस कंटेंट को हम तब्दील कर रहे हैं इनटू अ डायनामिक कंटेंट। स्पेसिफिक डेटा को, जैसे फेसबुक का भी एग्जांपल दिया। फेसबुक आप देखते हो दुनिया के सब यूजर्स के लिए बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम, दुनिया के एवरी यूजर के लिए फेसबुक बेसिक सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम है, डिजाइन सेम है, लेआउट सेम है, डिफरेंस आता है डेटा के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। तो जहां मुझे मेरी पिक्चर दिखानी है वहां पे मैंने PHP का पाथ अलग कर दिया, जहां पे मुझे दूसरे यूजर की इमेज दिखानी है कोड वही होगा, अब उसका डेटाबेस में से तस्वीर दूसरी आएगी। जहां पे मुझे टेक्स्ट की हेडिंग चेंज करनी है तो जहां मेरा नाम आना चाहिए वहां मेरा नाम आएगा डेटाबेस में से लाके, जहां दूसरा यूजर लॉगिन करेगा दूसरा नाम आएगा। HTML कोड वही रहा, HTML कोड वही रहा, डेटा जो है वो डेटाबेस में से हम PHP के थ्रू तब्दील कर रहे हैं। सिंपली इज दैट। सो व्हाट वी डू इन बेसिक PHP दैट वी डू नॉट क्रिएट एन एंटायर पेज। जो चीज एक मेन याद रखने वाली है कि PHP के थ्रू भाई हम पूरा पेज नहीं बनाते फुल टू A to Z फुल PHP ना, हम HTML से पूरा डिजाइन बना देते हैं। अब जहां जहां मुझे डायनामिक डेटा रखना है वहां वहां मैं सिर्फ PHP का कोड डाल देता हूं। मैं कोड को एक दफा लिखा 1000 दफा लिख दूं कोई मसला नहीं। मैं इमेज के SRC के पाथ के अंदर PHP डाला कोई मसला नहीं। बटन का टेक्स्ट है, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि यूजर के हिसाब से बटन चेंज होता रहे, मैं बटन के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसके कंटेंट को डायनेमिकली जनरेट करा दूंगा। सो दिस इज व्हाट वी डू इन PHP। नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, यहां तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई? ठीक है, सॉफ्टवेयर वाले क्लियर है ना? चलो शुक्र। ओके, सो नाउ बेसिक आइडिया इज टू बी एबल टू यूज PHP इन मोर डायनामिक वे। ये स्ट्रक्चरल कंटेंट था। अब आगे टारगेट में हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसका डेटाबेस एक क्रिएट करना है, डेटाबेस में टेबल बनाएंगे, टेबल में डेटा रीड करेंगे, राइट करेंगे और डिलीट करेंगे। इसको हम टिपिकली कहते हैं कर्ड एप्लीकेशन, CRUD कर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी गिव टू अ फर्स्ट टास्क। जैसे होती है ना हेलो वर्ल्ड, तो PHP की हेलो वर्ल्ड के लिए हम कर्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये 4 ऑपरेशंस हैं बेसिकली हमें PHP के समझने हैं। ये 4 ऑपरेशन समझ में आ गए, PHP का बेसिक सारा काम आपका आसान। क्यों? क्योंकि कहा इसके बाद PHP के इंटेक्स के अंदर डेटा टाइप्स वही जैसे दुनिया भर में इस्तेमाल होते आ रहे हैं, वेरिएबल्स सारे सेम ही है, इफ एल्स, लूप्स, लॉजिक्स, कंडीशनल्स सब सेम ही है। वही इफ के अंदर हम कंडीशन देते हैं, वही रिलेशनल ऑपरेटर देते हैं, वही एंड ऑपरेटर्स हैं, वही लूप्स हैं, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल है, उनके ब्लॉक्स बना के उनमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखे। अब वो लॉजिक ऑलमोस्ट कोड का वही है, इसीलिए PHP इज मोर इजी टू लर्न एंड मोर फन टू लर्न कि आप उसमें बड़ी आराम से एप्लीकेशन बना के रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। सो व्हाट वी डू नाउ इज लेट मी क्रिएट अ न्यू पेज। ठीक, न्यू पेज बना के मैंने इसमें लिखा HTML और \HTML, इसमें हमने हेड लिखा और \हेड लिख दिया। ठीक है, बॉडी लिखी और \बॉडी लिख दी। ठीक, स्टैंडर्ड टिपिकल HTML कोड आया, कंट्रोल S किया। ठीक, और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट सेव इट टू अ डिफरेंट फोल्डर so that I can explain the second major problem that occurs when we work with PHP. अरे यार मेरी एक्चुअली स्क्रीन इसकी खराब हो गई, पढ़ने में नहीं आ रहा। So if I come here for example IT इवनिंग में चले गए और यहाँ इस फोल्डर के अंदर मैं बना देता हूँ CRUDAPP ऐप का एक फोल्डर, और इसके अंदर जाके मैंने एक फाइल बना दी CRUDPHP. ठीक है, मैंने एक फाइल का नाम दे दिया CRUD PHP, कोई भी नाम दे सकते हैं हम,
डॉट php एक्सटेंशन, ठीक है। ये नाम कोई भी हो सकता है, डॉट php इज द एक्सटेंशन। सो इन ऑर्डर टू सेव द php फाइल वी नीड समथिंग कॉल्ड php फाइल एक्सटेंशन। HTML के लिए डॉट HTML, CSS के लिए डॉट CSS और PHP के लिए डॉट PHP, ठीक। हमने फाइल बना दी भाईजान, सेव कर दी, हमारे पास कोड आ गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अब इस कोड के अंदर मैं पहले दे देता हूं हेडिंग 1 H1 हेलो PHP CRUD कर्ड ऐप, ठीक है। कंट्रोल S करके हमने सेव करा दिया। नाउ आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस भाई एज वेल। तो मैं जब अपने ब्राउजर पे आऊंगा और मैंने कहा कि यार इसको भाईजान आप जाके जहां मैंने सेव किया था उस फोल्डर के अंदर आ गए, एंड आई सेड इन BSIT इवनिंग मैंने एक फोल्डर बनाया था CRUD ऐप के नाम से, इसके अंदर चला गया, ये फाइल आ गई। नाउ दिस फाइल इज ए PHP फाइल। इस पे अगर मैं डबल क्लिक करने गया तो ये मुझे बोल देगा भाई इस फाइल को मुझे नहीं पता कौन सी है, कैसे चलाऊं। रिमेंबर HTML की फाइल थी, हमने सेव किया, डबल क्लिक किया, एग्जीक्यूट हो गई। बट बिकॉज दिस इज अ PHP फाइल, दिस फाइल नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अपाची सर्वर। ये फाइल अपाची सर्वर ने एग्जीक्यूट करनी है सर्वर मशीन के ऊपर, ऑर्डिनरी पीसी के ऊपर नहीं। ये फाइल है, ठीक। दिस इज द कॉमन मिस्टेक जो हम सेकंड टाइम करते हैं। फाइल तो बना दी सर, कोड चल ही नहीं रहा, डबल क्लिक करके बैठ गया, आउटपुट ही नहीं आ रहा। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज इस फाइल को अभी आपने सर्वर पे तो अपलोड ही नहीं किया। देन इस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सर्वर को थ्रू चलाना पड़ेगा। रिमेंबर मैंने पहले कहा, whenever we work with server applications, a client needs to send a request to the server, तभी सर्वर जवाब देगा ना। वो कहता है ना प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो जब तक क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, सर्वर ने रिस्पॉन्स कोई नहीं करना। डबल क्लिक करने से रिक्वेस्ट नहीं जाती। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी एक्चुअली नीड टू राइट क्लिक। फिलहाल मैं कॉपी करता हूं इसको, और इसको अब मुझे एक्चुअली अपलोड करना है सर्वर के ऊपर। तो सर्वर के ऊपर अपलोड करने के लिए हम आ जाएंगे हमारे C ड्राइव पे, वहां पे XAMPP फोल्डर है, इस XAMPP के अंदर htdocs है। htdocs XAMPP के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि यार मेरी सर्वर की लोकेशन है, जो चीज htdocs के अंदर रखोगे उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपाची सर्वर के थ्रू। सो PHP का सारा कोड, PHP बेस्ड एंटायर प्रोजेक्ट एक्चुअल में हम सेव करना लाजमी है अब htdocs के अंदर। अब यहां पे आने के बाद मैं एक फाइल बना देता हूं, फॉर एग्जांपल कर्ड ऐप करके फोल्डर बना दिया, इसी के अंदर मैंने राइट क्लिक करके फाइल को पेस्ट कर दिया। नाउ दिस मींस मैंने फाइल बना के अपने सर्वर मशीन पर अपलोड कर दी। अब इस फाइल को मुझे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम आ जाएंगे वापस अपने ब्राउजर के ऊपर, यहां पे आ गए और मैंने लिखा भाई लोकल होस्ट, ठीक। हमने लोकल होस्ट लिखा, डैश लिखा CRUD ऐप स्लैश ये पाथ दे दिया। नाउ व्हाट वी डिड हियर इज वी गेव अ पाथ टू इट। लोकल होस्ट मेरे सर्वर का नाम। रिमेंबर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ फाइल आपको सर्वर का पाथ देना लाजमी है भाई, कि आप ये जो प्रोजेक्ट या फाइल या एक्सेस कर रहे हो ये कौन से सर्वर पे पड़ी है। तो हमने कहा कर्ड लोकल होस्ट पे पड़ी है, पर लोकल होस्ट के htdocs में मैंने नहीं रखा। मैंने क्या किया, htdocs में एक और फोल्डर बना दिया, क्योंकि मैं बार बार बहुत सारी चीजें काम कर रहा हूं, तो सारा डेटा htdocs में रखना बड़ा फजूल होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक। अभी मैं कर्ड ऐप बना रहा हूं, उसके बाद मैं टूरिज्म की ऐप पे काम कर रहा हूं या CV क्रिएटर पे कर रहा हूं, मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, तो फिर सारे फाइल्स मिक्स हो जाएंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोकल होस्ट htdocs के अंदर एक फोल्डर बना दिया कर्ड ऐप करके, इस ऐप के अंदर हमने फाइल नेम दे दिया। सो दिस इज एक्चुअली माय प्रोजेक्ट फोल्डर, दिस इज माय फाइल नेम। एज सून एज आई प्रेस एंटर तो आई शुड गेट एन आउटपुट हेलो PHP कर्ड ऐप, सिंपल एज दैट, ठीक। यहां तक चीज हमारे पास हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं सबसे पहले डेटाबेस के ऊपर। सो वी गो बैक इनटू लोकल होस्ट। मैं लोकल होस्ट पे दोबारा आया, यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे कुछ इस हजरत ने अपनी फनकारियां लिखी हुई हैं। एक क्विक लिंक मेरे लिए मौजूद है माई PHP एडमिन का, ठीक। PHP माई एडमिन करके एक यहां पे लिंक दिया हुआ है। इफ आई क्लिक ऑन दिस लिंक एट द टॉप राइट कॉर्नर, तो आपके पास आपके PHP MySQL का होम पेज ओपन हो जाएगा, दिस वन।
हाँ, अब बेसिकली आपका डेटाबेस सर्वर लोड होके माई एसक्यूएल जो है वो पीएचपी एडमिन ओपन हो गया। तो पीएचपी माई एडमिन जो है वो एक्चुअली आपके डेटाबेस का एडमिन पेज है। अब ऑरिकल मैंने नहीं की भी, आई डोंट नो हाउ यू वर्क विथ ऑरिकल। लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्विकली व्हाट वी डू विथ पीएचपी माई पीएचपी। राइट साइड पे आपकी जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो नजर आ रही हैं। इस डेटाबेस को जब आप सेलेक्ट करोगे तो उस डेटाबेस के तमाम ऑपरेशंस, डेटाबेस सर्वर आप कौन सा चला रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, सो ऑन द राइट साइड वी हैव ऑल द डेटाबेसेस, सॉरी लेफ्ट पैनल पे यहां पे फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन डेटाबेसेस तो इट विल टेल मी कि आपके सिस्टम में कौन सी डेटाबेसेस है, सेम इंफॉर्मेशन इज हियर। उसके बाद फिर इसमें माई एसक्यूएल क्यूरी अगर मैं लिखने गया तो आई कैन राइट अ क्यूरी हियर एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हैं। व्हाट आई नीड टू डू इज आई कम इनटू माय डेटाबेस और यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू डेटाबेस का। बहुत सिंपल, आई थिंक मैंने कहा ऑरिकल का नहीं पता, पीएचपी माई सीक्वल में डेटाबेस क्रिएट करना इतना आसान। ऑल यू नीड टू डू इज माई पीएचपी एडमिन पे आ गए। अगर यहां पे नहीं आए तो दोबारा मैंने लोकल होस्ट लिखा भाई, लोकल होस्ट लिखेंगे जैम्प का पेज ओपन हो जाएगा। इस जैम्प के पेज के ऊपर कोने में लिंक दिया हुआ है पीएचपी माई एडमिन का। ठीक, पीएचपी माई एडमिन में क्लिक करोगे तो डेटाबेस सर्वर का पेज लोड हो गया, वरना इसका यूआरएल ये रहा। ठीक है, इसका यूआरएल इफ यू वांट टू नोट डाउन, ये हमारे पास इसका यूआरएल आ जाएगा, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। ठीक, वंस यू डू दैट आपके पास डेटाबेस की कनेक्टिविटी आ गई। सिंपल। अब इसके अंदर मैंने बताया यू हैव जनरल सेटिंग्स, कौन सा सर्वर है, डेटाबेस सर्वर, यू कैन सी दिस 127.0.01 आईपी एड्रेस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के तहत, एंड ऑल अदर डेटा रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू डू, रनिंग ऑन अपाची सर्वर 2.4, ऑल दिस डेटा इज बेसिकली अवेलेबल हियर। ठीक है, फॉर योर रीडिंग एंड इन्फॉर्मेशन। मे बी आगे कहीं पे आपको जरूरत पड़े कि आप कौन सा डीबी और उसकी सेटिंग्स पे क्या काम कर रहे हो। ऑब्वियसली टू सर्टेन एक्सटेंट दिस आर यूजफुल एज लॉन्ग एज यू नो कि आपने किस चीज पे काम कर रहे हो। अगर आपका जरूरत नहीं है मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरा काम क्या है, यहां पे ये सारी डेटाबेसेस मैंने क्रिएट की हुई हैं। व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो मैं यहां पे आ जाऊंगा डेटाबेसेस के अंदर। ठीक, जो बनी हुई है वो इधर आ गई, नया डेटाबेस का यहां पे है। मैं क्यूरी से भी डेटाबेस बना सकता हूं। ठीक, मैं क्यूरी भी लिख दूं क्रिएट डेटाबेस। मैंने कहा इतना टेंशन कौन ले, जब हजरत अंग्रेज ने यहां पे मुझे कह दिया कि भाई CRUD_IT_DB कर देता हूं मैं। ठीक, तो मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया CRUD_IT_DB। नाम कोई भी हो आपका, ये मेन डेटाबेस का नेम हो गया, ये मेन डेटाबेस का नाम आ गया। उसके बाद उसकी जनरल इनकोडिंग यूजुअली UTF-8 MB4 पे रख के जान छुड़ाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट कर दिया, डेटाबेस क्रिएट हो गई। नाउ इफ यू गो ऑन टू दिस राइट पैनल तो आपको यहां पे भी कर्ड नजर आएगा। अगर आप वापस डेटाबेस के ऊपर चले गए तो वहां भी आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। इन दिस केस लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस। ठीक, सो इफ आई कम हियर तो ये आपकी कर्ड डेटाबेस बन चुकी है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा डेटाबेस का पूरा सेटअप यहां पर आ गया। नाउ व्हाट आई डू हियर इज, अब इसके थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेते हैं। इस वक्त ये बिल्कुल ब्लैंक है, नो टेबल्स फाउंड इन द डेटाबेस। आपने अभी सिर्फ डेटाबेस का नाम रखा, डेटाबेस बना दी, पर उसमें भी टेबल्स ऐड हमने नहीं किए। तो यहां पे स्ट्रक्चर में हम टेबल्स ऐड करते हैं। वंस वी कम हियर तो इसमें एसक्यूएल में जाएंगे तो हम एसक्यूएल क्यूरी भी लिख सकते हैं। सर्च में आप जाओगे तो आप सर्च भी कर सकते हो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बहुत सारे ऑपरेशन है जो डायरेक्टली हम यहां से रन कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सर्च में जाए तो आप रिकॉर्ड जो आपने एंटर किया आप उसको सर्च भी यहां पे लाइव कर सकते हैं, क्यूरी लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो जो डेटाबेस आपने बनाई है यहां से एक्सपोर्ट भी हम किया जा सकता है। इंपोर्ट, अगर कोई और डेटाबेस मैंने कहीं और से बनाई है तो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा काम फिलहाल ये कि हम स्ट्रक्चर में आ गए। जब हम इंपोर्ट करने गए तो आई थिंक ऑरिकल का डेटा आपने एक्सपोर्ट वहां से कैसे किया उस पर डिपेंड करता है। टिपिकली इन CSV फॉर्मेट हम करते हैं। ठीक, सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू इंपोर्ट द डेटा, एक्सपोर्ट द डेटा इन CSV फॉर्मेट, यहां CSV में इंपोर्ट कर, एज लॉन्ग टेबल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ठीक, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहलाती हैं, ऑरिकल में डिस्कस किया था। CSV एक फाइल फॉर्मेट कहलाता है, टिपिकली हम एक्सेल में इवन वर्ड के अंदर भी उसको बनाते हैं। इट्स कॉल्ड ए कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो अमूमन डेटाबेसेस में से डेटा ट्रांसफर करने के लिए
उमूमन डेटाबेसेस में से डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम जो है CSV का इस्तेमाल करते हैं कि एक डेटाबेस में से, या फॉर एग्जांपल मैंने ऑफलाइन डेटाबेस अभी बना रहा हूं, दिस इज कंसिडर्ड एज एन ऑफलाइन वर्क। जब मैं सर्वर ऊपर अपना इस डेटा को एक्सपोर्ट करूंगा तो कोड तो अपलोड करना आसान है, डेटाबेस डायरेक्ट नहीं होता। फिर यहां से मुझे डेटाबेस अपना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्वर वाले में डेटा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहां से मैं CSV फॉर्म में एक्सपोर्ट करता हूं, और या अगर MySQL ही है तो MySQL की फॉर्म में एक्सपोर्ट करता हूं, वहां पे फिर इंपोर्ट कर रहा होता हूं। लेकिन अगर Oracle से जा रहे हैं तो फिर CSV से वहां से एक्सपोर्ट किया, यहां पे इंपोर्ट करा दिया। ठीक, वंस वी आर हेयर बचा, नाउ इन स्ट्रक्चर लेट्स क्रिएट अ टेबल। सो फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले टेबल बना दी यूजर की। ठीक, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए? 4, 5, 6 डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो हम फिलहाल मैंने 5 कर दी। उसके बाद इसके एंड में बटन दिया हुआ है गो का, इफ आई क्लिक ऑन गो तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब मेरे पास यहां पे इसका फॉर्म आ गया, क्योंकि मैंने टेबल को क्रिएट किया था कि मुझे 5 कॉलम बना के दो। तो जो टेबल का नाम दिया था हमने वो यूजर यहां भी लिखा हुआ है। ठीक, एट द टॉप राइट कॉर्नर इट इज रिटन दिस इज अ यूजर टेबल, हियर इट इज ऑल्सो रिटन यूजर, और यहां पे नेम आ गया। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दे दिया user_id। ठीक, उसके बाद डेटा टाइप, आई एम श्योर अब ये बेसिक चीजें आपने Oracle में ऑलरेडी की हुई होंगी। वी नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप और फिर उसकी लेंथ। सो फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी की लेंथ मैंने 255 कर दी। बिकॉज दिस इज सपोज टू बी माई यूजर आईडी, आई हैव टू मेक श्योर दैट इट इज अ प्राइमरी की एज वेल। ठीक, तो मैं इसको यहां पे प्राइमरी की कर दूंगा। ठीक, ओके बेटा। So I come here and I say this becomes my primary key. Because it is supposed to be primary key, it has to be a unique. So it confirms, click go, and it also needs to be auto increment. तो ये AI जो लिखा हुआ है ये actually auto increment का है. So what this will basically mean, बच्चा, what this basically will mean कि every time आप new entry करोगे तो आपको अब user ID देने की जरूरत नहीं, वो auto increment होती रहेगी। तो मैंने auto increment कर दिया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ गए तो हमने दे दिया नेम। अब नेम है तो मैं इसकी डेटा टाइप दे दूंगा varchar, वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 255 कर दी। देन एट दिस पॉइंट नल, दिस नल इंडिकेट्स कि क्या इसकी वैल्यू नल हो सकती है कि नहीं, इज इट मैंडेटरी और नॉट। तो मैं नल पे अगर चेक लगा दिया, दिस वुड मीन कि यस इट कैन बी नल, यूजर अपना नाम ना दे उसकी मर्जी। लेकिन बिकॉज ये हमारा प्राइमरी डेटा है तो मैं कहूंगा नहीं यार नाम देना लाजमी है, तो इसको हमने अनचेक रखा हुआ है। इसी तरह से नेम आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने नेम दे दिया। उसके बाद FATH या फादर नेम आ गया, इसको भी मैंने varchar कर दिया और इसकी वैल्यू भी जो थी हमने फॉर एग्जांपल फिलहाल 255 कर दी। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट के हिसाब से मैं इस पर रोल अंडरस्कोर NO कर देता हूँ, रोल नंबर इंटीजर, और फिर इसकी वैल्यू भी हमने 255 कर दी। नाउ अगर मैं यूनिवर्सिटी का रोल नंबर वाला पैटर्न पूछूं तो फिर ये इंटीजर नहीं हो सकता, दिस नीड्स टू बी varchar, क्योंकि हमारा नंबर अलग है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट फॉर्मेट यू आर यूजिंग, ओके। और फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने CNIC एक और नंबर ले लिया। तो इफ दिस इज सपोज टू बी योर CNIC तो इसको भी इंटीजर ही रहने दिया और इसकी वैल्यू मैंने 255 कर दी, या 14 कैरेक्टर जो आपको चाहिए। ठीक है, ये मैंने डेटा दे दिया। एंड पर आ गया सेव का बटन दिया हुआ है, क्लिक ऑन सेव। डिस्प्ले विड्थ ऑफ आउट ऑफ रेंज NOC की पे रखें है, ओके सॉरी मैंने यहाँ पे 266 कर दिया थी वैल्यू। सो लेट मी गिव 255, वापस आ गए। आई थिंक और तो कुछ ऐसा नहीं रहा। यस, सेव बटन पे क्लिक किया, लोडिंग, आपकी टेबल क्रिएट हो गई। सो अब नाउ स्ट्रक्चर में आप आएंगे तो यूजर आईडी प्राइमरी की बनी हुई है, प्राइमरी की का आइकॉन आ गया, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, सीरियल नंबर, डेटा, आपकी एक डेटाबेस के अंदर पहली टेबल क्रिएट हो गई। सिंपल। नाउ यू कैन इंसर्ट द डेटा। इफ आई गो इनसाइड ब्राउज, ये ब्राउज का बटन पा गया, पहले शायद नहीं था। ब्राउज पे हम चले गए तो अब मुझे यहां पे डेटा आ रहा है और क्यूरी लिखी हुई आ गई, स्टेरिक, ठीक है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर, सिंपल क्यूरी। अभी यूजर आईडी, नेम, फादर नेम, रोल नंबर एंड CNIC, पांचों फील्ड्स हमारी ब्लैंक है। ठीक, now what we do is we go inside our databases, or sorry we go back inside our coding। ठीक, कोडिंग करने के लिए अब हम आ जाते हैं, मैं सिर्फ कोड उठा लेता हूं वेरी क्विकली। हियर वी गो, ओके। अब
डेटाबेस पीएचपी के थ्रू डेटाबेस के साथ मुझे अपनी कनेक्ट करना है. सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट विथ योर ओन डेटाबेस व्हाट यू नीड टू डू इज इन योर पीएचपी. अब मैं उसी फाइल में आ गए, मैंने कोड लिखा पीएचपी, स्टार्ट किया, एक वेरिएबल बना दिया. दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल नेम. पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर साइन आती है. ठीक, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ VAR लिखते हैं वेरिएबल. जावा के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल नेम कोई भी देते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स. पीएचपी कहता है कि नहीं, वो भी वेरिएबल आप दे रहे हो, अपना बता रहे हो, लाजमी है कि उसको डॉलर लगाओ. ये पीएचपी का पहला कन्वेंशन. ठीक, पहला रूल दैट पीएचपी फॉलोज, दैट एवरी वेरिएबल मस्ट बी starting with a dollar sign, every variable. So we give it a dollar. सर्वर नेम मैंने अपना नाम रखा इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट, मेरे लोकल होस्ट पे सर्वर चल रहा है. उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड. अब ये दो एक बड़े मसले आ गए. व्हाट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ माय डेटाबेस? हमने तो रखी नहीं. सो व्हाट वी डू इज वी गो बैक इनटू आवर डेटाबेस. ठीक, यहां पर आ गए तो मैंने अपनी जो डेटाबेस थी किधर गई, अच्छा ये वाली, सॉरी, कर्ड डीबी, इस डेटाबेस को क्लिक किया तो मेरी डेटाबेस आ गई. यहां पे आके मैं चेक करूंगा प्रिविलेजेस के ऊपर. प्रिविलेजेस पे चले गए तो बेसिकली आपके पास प्रिविलेजेस आ जाएंगे कि इस यूजर के प्रिविलेजेस या जो इसकी एक्सेस राइट्स हैं वो आपने किस किस को दिए हुए हैं. तो हेयर यू कैन सी यूजर नेम रूट, होस्ट टाइप 127, प्रिविलेजेस ऑल, कि हमने एक यूजर बनाया हुआ और ये बाय डिफॉल्ट जब भी आप डेटाबेस बनाओगे बाय डिफॉल्ट एक यूजर आ जाता है. उसका नाम होगा रूट, लोकल होस्ट सर्वर पे काम करेगा. पासवर्ड ऑब्वियसली इसने ओपनली नहीं लिखा क्योंकि इस वक्त इस रूट का कोई पासवर्ड नहीं है. तो व्हाट वी डू इज वी गो बैक इनटू आवर डेटाबेस. मैं कह दूंगा भाईजान इसका जो यूजर नेम है वो है रूट और पासवर्ड इसका कोई नहीं. और ये सबसे दूसरी कॉमन मिस्टेक करते हैं जो नए डेवलपर्स हैं, पासवर्ड चेंज नहीं करते. जब आप अभी तो लोकल होस्ट पे मैं ठीक हूं, जब मैं सर्वर पे इसको अपलोड करूंगा देन आई हैव टू मेक श्योर जो डेटाबेस बनाऊं मैं उसका सबसे पहले यूजर के प्रिविलेजेस को खत्म करूं रूट के, उसका एक स्पेसिफिक अपना नया यूजर बनाऊं. यहीं पे क्लिक करके बन जाता है. ठीक है, यहां पे आके न्यू यूजर पे जाके एक नया यूजर बनाऊं, उसका यूजर नेम भी मुश्किल सा रखूं और पासवर्ड भी मुश्किल सा रखूं क्योंकि दुनिया के हर डेवलपर को पता है कि डिफॉल्ट में रूट यूजर नेम है और बगैर पासवर्ड के. ठीक, उसी की बेस पे अक्सर इनवैलिड और इनिशियल वेबसाइट्स हैक होती हैं क्योंकि सबसे पहली चीज मैंने करनी यही है सिस्टम को एक्सेस करने के लिए कि इसने पासवर्ड चेंज किया है कि नहीं किया. ठीक, तो वो रूट और विदाउट पासवर्ड हम लगा देंगे. बात थोड़ी समझ में आई? एग्जैक्टली. सो व्हाट वी डू इज वी कम बैक इनसाइड अवर कोड, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया. उसके बाद अब मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है. इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद डेटाबेस आई विल राइट अनदर वेरिएबल कनेक्शन. ठीक, ये मेरा वेरिएबल नेम आ गया इज इक्वल्स टू माई SQLi कनेक्ट और उसको सर्वर का नाम और यूजर नेम और पासवर्ड एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया. ठीक, माई SQLi कनेक्ट ये एक बिल्ट इन PHP का मेथड है, प्रोसीजरल मेथड. अच्छा रिमेंबर, अब मजे की बात एक और चीज बताऊं. PHP में काम करने के एक्चुअल में 3 तरीके हैं शुरू से आखिर तक, और हमें सोचना पड़ता है कि मैंने करना की है. PHP किसी जमाने में जब स्टार्ट हुई थी तो सिंपल प्रोसीजरल PHP कहलाती थी. फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने काम किया, खत्म. ठीक, जैसे नॉर्मल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग्स होती हैं. फिर जावा के इन बहुत ज़्यादा तरक्की पाने के बाद PHP वालों को भी ख्याल आया कि इसको मैं भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाऊं, ऑब्जेक्ट बेस्ड बनाऊं. तो नाउ PHP के अंदर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसका फिर कोड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा तब्दील हो जाता है. ठीक, तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP की बात करोगे उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क आता है. इसी तरह से एक और PHP बनती है PDO PHP करके, उसमें अलग फिर कोड का स्ट्रक्चर आया था. तो टेक्निकली एक और डेटाबेस के हवाले से स्पेसिफिकली MySQL कनेक्ट करने के हवाले से MySQL को PHP में कनेक्ट करने के आपको 3 तरीके मिलेंगे, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या PDO. सो व्हेन यू वर्क विथ और व्हेन यू सर्च नोट्स ऑनलाइन बी स्पेसिफिक एंड टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह का सर्च कर रहे हो, क्योंकि ये अब कॉमन मिस्टेक हो गई कि मैंने ऊपर
प्रोसीजरल कर दिया, नीचे फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कर दिया, दोनों कभी काम ही नहीं करेंगे कर करके। और ये हम लोग बहुत करते हैं अभी प्रोग्रामिंग में, बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती है। क्योंकि हजरत गूगल जिंदाबाद, कोई चीज़ नहीं आती, मैंने गूगल की कोड आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट मारा, गूगल पे तो चल रहा था, साडा चल ही नहीं रहा। क्योंकि उससे पहले हमने जो 2-3 और लाइनें लिखी हैं वो मैंने स्टैंडर्ड प्रोसीजरल पीएचपी लिखी है। जो हजरत गूगल से कोड आया है उसने कहा यार बंदा आज सर्च कर रहा है, इसको नया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कोड पकड़ाता हूं मैं। उसने नया तड़कता फड़कता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला पीएचपी पकड़ा दी, साढ़े कोड के साथ मैच ही नहीं हुई। ये बहुत कॉमन एरर्स आते हैं कि सर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वजह ये पीएचपी के अंदर 3 चीजें आती हैं। इफ आई गो इनसाइड, आई थिंक अभी नेट पता नहीं चले ना चले, let me see if I can open this page. खुल गया, ठीक। सो इफ यू गो इनटू W3 Schools, अगेन मैंने कहा वेरी गुड वेबसाइट, मैंने भी 90% इसी को रेफर किए हैं, बहुत सारी चीजें हैंडआउट से लेकर नोट्स तक, ठीक। इसके अंदर आप आ जाएंगे तो ये आपको सारी चीजें तो बता ही रहा है। अब आ गए पीएचपी MySQLi ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब आप फॉलो करोगे तो उसको यूज करने का तरीकेकार में आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू बनेगा, ठीक। जहां पे बेसिक वो चीजें सेम ही है, कनेक्शन वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू न्यू MySQLi। अब यहां पे उसने ऑब्जेक्ट बना के सर्वर का नाम दिया, यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया। ये अलग मेथड हो गया डेटा को कनेक्ट करने का, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू हो रहा है, जिसमें उसने न्यू कीवर्ड यूज किया है, जैसे जावा में हम करते थे। फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, अब आ जाते हैं MySQLi प्रोसीजरल, जो पुराना और स्टैंडर्ड और इज्जत वाला तरीका हमारा चलता हुआ आ रहा है। वेरिएबल्स वही बनाया उसने, MySQL कनेक्ट, अब उसने मेथड यूज कर दिया, ठीक। अब क्योंकि मेथड यूज किया तो इसको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो प्रोसीजरल रूल के तहत रिटर्न होगी, ठीक। और आगे चल के अगर आप उसकी रीडिंग के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लगा रहे हो तो डेटा काम नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी इसने हमने डेटाबेस कनेक्ट किया, तो जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा ना तो डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंस जो है इस वेरिएबल के पास आ जाता है, ठीक है। अब अगर ये रेफरेंस प्रोसीजरल से आया तो उसको प्रोसीजरली फॉलो करना है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि पीएचपी एक्चुअली 3 तरीकों से अभी चल रही है हमारे पास, प्रोसीजरल भी है और साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, तो दोनों में तरीकेकार का फर्क है। तो अगर आप प्रोसीजरल यूज कर रहे हो, जो मैं मोस्टली एग्जांपल्स में भी करूंगा, तो हम प्रोसीजरल के ऊपर ही फॉलो कर रहे हैं। फिर यहीं पे आ जाओ, एक पीडीओ अलग चीज मौजूद है, इसके अंदर बनाने का फिर तरीकेकार ही कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक। न्यू पीडीओ MySQLi होस्ट सर्वर नेम DB इज इक्वल टू DB नेम और फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसका सिंटेक्स ही कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, बिल्कुल यूनिक है। और तीनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं, अभी इसकी लंबी चौड़ी हम तफसील में नहीं जाते, ठीक है। वंस यू डू दैट तो नाउ योर डेटाबेस शुड बी वर्किंग एंड कनेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चेक कनेक्शन, और वैल्यू आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका सिस्टम चलना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये सिर्फ कनेक्शन के लिए। अच्छा, फिर यहां पे हमने वो क्या किया, इफ डॉलर कनेक्शन, ये वेरिएबल रखा हुआ था डॉलर कनेक्शन, इसको नॉट के साथ रखा, नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब ये कि अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, फेल्ड कनेक्शन। अगर इसमें ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब इसमें वैल्यू होगी, तो यहां पे आ जाएगा कि कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसको उठा के यहां से किया कॉपी, Ctrl+C, मैं अपने कर्ड एप्लीकेशन में चला गया। अब मेरी मर्जी मैं इसको कहां पे भी रखूं, तो मैं HTML के बाद भी रख सकता हूं, पहले भी रख सकता हूं, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, ये सिंपली मेरे लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? ओके, आगे करूं या फिलहाल काफी है? चलें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। बस मां मत डेटा को हम बस वाइंड अप पे क्या है मखनी पे चल जी मां अचा ता वट, ठीक है सर, ठीक है। सही आखिरी क्लास कुछ आउटलाइन डिपार्टमेंट आखिरी